तो हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग सी टेट पी वाई क्यू सी डी पी देखेंगे और हर यानी पी वाई क्यू जो पूछा गया उस क्वेश्चन को देखेंगे सी डी पी। चलिए तो शुरू करते हैं। बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, यानी पहले बाल विकास देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास अवस्थित होती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित अप्रत्याशित है, एक आयामी है, गतिशील है। तो विकास क्या होता है? तो विकास गतिशील होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गतिशील होता है। चलिए इस गतिशील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विकास गतिशील है। विकास कुछ कम से कुछ अधिक बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए एक असहाय शिशु से चलने और बात करने वाला बच्चा एक वर्तमान सिद्धांतिक ढांचा विकासात्मक प्रक्रिया को एक जटिल गतिशील प्रणाली के भीतर परिवर्तन के रूप में देखता है। विकास को वास्तविक समय में होने वाली कई विकेंद्रीकृत और स्थानीय अंतःक्रियाओं के उभरते उत्पाद के रूप में देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, एक रूपी है, रैखिक है, स्थिर है। तो विकास की प्रक्रिया क्या होती है? तो विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। नंबर 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बहुआयामी के बारे में देखते हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि इसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास जैसे कारकों की गतिशील अंतःक्रिया शामिल है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसमें यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। तो ये बचपन तक विकास जो है ये बचपन ही तक सीमित नहीं रहता है, ये गलत है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सही है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन 2। फिर इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। तो इसकी शुरुआत जन्म के समय नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। तो ऑप्शन 4 सही है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। तो सही कौन हो गया? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कौन है? तो डी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समय समय पर बदलाव आता है। जन्म के समय वह शिशु कहलाता है। कुछ समय के बाद बालक, फिर किशोर, वयस्क और अंत में प्रौढ़ एवं वृद्ध कहलाता है। बालक की आयु के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक आदि पक्षों का विकास होता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि एवं विकास के नाम से जाना जाता है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य को और अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से ही होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। ऑप्शन 4 देखते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो, यानी ये हो गया विकास की अवस्था तक अधिगम से उसका संबंध। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? विद्यार्थियों को स्तरीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता हो, छात्रों को उनके प्रदान पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने समय के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो विद्यार्थियों को स्तरीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, तो ये गलत हो जाएगा। नोट्स प्रदान नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने, याद तो होगा ही नहीं, याद करना रटना होगा ही नहीं। छात्रों को उनके प्रदर्शन में गुणात्मक प्रशंसा के बजाय अंक देना भी नहीं होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा, छात्रों को अपने समय के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो छात्रों को अपने समय के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने की रणनीति चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। परासंज्ञान कौशल, यह छात्रों के लिए उनके चिंतन के बारे में
सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। यह छात्रों के विचारों को सृजनात्मक अथवा अपसारी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। यह स्वतंत्र है तो नहीं है। भाषा और विचार विकास की जटिल प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भाषा क्षमताओं को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास बच्चों में भाषा के विकास का अनुसरण करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास, तो 6 का क्या सही हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा, यानी 6 का यानी भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो मनोसामाजिक विकास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विकास, मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक क्षमताएं विकसित होती है। यह जीवन भर चलता रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व, संबंधों और समाज में भूमिका निभाने की क्षमता को आकार देता है। अतः भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मनोसामाजिक विकास में शामिल है। सात नंबर, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। ये चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? भारत की राजधानी कहाँ है? डैश है। तो ये भी चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। भारत में कितने राज्य हैं? ये भी नहीं देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है?
भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? इस प्रकार का प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक चिंतन किसी समस्या का विश्लेषण करने और उसका समाधान खोजने की एक विधि है। इसमें निर्णय लेने अथवा समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करना शामिल होता है। इसे अपसारी चिंतन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी समस्या के प्रत्युत्तर में अनेक विविध विचार, संभावनाएं या समाधान उत्पन्न करना शामिल होता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो बच्चों से ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिसमें निष्कर्ष व्याख्या शामिल हो। तो ऑप्शन वो ए सही हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें चीज़ों को खुले दिमाग से देखना, अवलोकन करना और एक विचार अथवा अवधारणा को यथासंभव कई तरह से जांचना शामिल है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो वो कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो कथन ए सही है। कथन आर विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो आर भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और बढ़ते हुए कार्य के लिए संरचना में वृद्धि के होने से है। यह एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि विकास की प्रकृति निरंतर चलने वाली है। विकास प्रक्रिया में नई विशेषताओं
का समावेश होता है और पुरानी विशेषताएं गायब हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक ने विकास को इन परिवर्तनों, गुणों और विशेषताओं की क्रमिक और नियमित उत्पत्ति कहा है। अतः अभिकथन ए व कारण आर दोनों सही है एवं ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का हो जाएगा किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ गलत पूछा है तो हम गलत के साथ ही जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं सही नहीं है, ये गलत है। यह कथन किशोरावस्था में प्रभावित करने वाले कारक है। जैविक कारक, यौन की शुरुआत, हार्मोन का स्तर, शारीरिक विकास। मनोवैज्ञानिक कारक, आत्म सम्मान, पहचान, जोखिम लेने का व्यवहार। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवार, समुदाय, मीडिया, सामाजिक दंड वगैरह। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन करें। अभिकथन, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। कारण, विकासात्मक अंतर अनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। तो कथन ए सही है। कथन ए सही है। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया के एक अनिवार्य परिणाम है। तो कारण भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, क्योंकि विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं
की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। विकासात्मक अंतर में कार्य प्रणाली और भावनात्मक विनियमन की प्रभावशीलता में परिवर्तन शामिल है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। सभी बच्चों के भाषीय विकास की गति एक समान होती है। तो 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी सभी बच्चे के शारीरिक विकास की गति एक समान, तो एक समान नहीं होता है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, तो एक जैसी भी नहीं होती है। विभिन्न बच्चों के विकास की वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, तो सही डी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, जिसका एक कारण आयु और वृद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है। प्रारंभिक बाल व्यवस्था, मध्य बाल व्यवस्था, उत्तर बाल व्यवस्था, किशोर अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। विद्वानों ने 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोर अवस्था यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। परिवर्तन की इस अवस्था में माता पिता, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य लोग जो बालकों के कल्याण में रुचि रखते हैं और परिवार, समाज व राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, तो उन्हें किशोरों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए।
कथन तर्क। बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो 15 का क्या सही हो जाएगा? तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो कथन ए सही है। बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो तर्क भी सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कभी कभी वृद्धि और विकास दोनों को पराय मान लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। वृद्धि को मानव के कोशीय वृद्धि के संदर्भ में समझा जाता है, वही विकास का संदर्भ वृद्धि के साथ मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि से है। अर्थात विकास में वृद्धि तो निहित है ही साथ व्यक्ति में मानसिक भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में परिवर्तन से है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन कल शुरू करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सीटेट की तैयारी करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए कि हम तमाम PYQ इसमें करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।